नमस्कार, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे बंगाल, मैसूर और उसके साथ ही 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम भी देखेंगे। शुरुआत करेंगे पहले हम बंगाल के साथ में, बंगाल और मैसूर के साथ में देखेंगे बंगाल और मैसूर प्रांत के बारे में कुछ इनकी इंपॉर्टेंट घटनाएं। पहले बात करेंगे बंगाल के बारे में, ठीक है। मुर्शिद कुली खां, पहले हम इसका थ्योरी का पार्ट देखेंगे, उसके बाद में जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले थ्योरी का पार्ट देखते हैं। मुर्शिद कुली खां, इसका समय रहा था 1717 ईस्वी से 1727 ईस्वी के मध्य में, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में बंगाल मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व से पूरी तरह मुक्त हो गया था और इन्होंने मुर्शिद कुली खां ने जो ढाका राजधानी थी पहले, उसको चेंज करके क्या कर दिया था, मुर्शिदाबाद कर दिया था, ठीक है। तो मुर्शिदाबाद राजधानी किसने की थी, मुर्शिद कुली खां ने की थी। पहले ढाका थी, उसको चेंज कर करके मुर्शिदाबाद राजधानी कर दी थी। मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद इनका शुजाउद्दीन नवाब बना। इनके बाद कौन नवाब राजा बना था, शासक बना था, शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन जो था वो इनका दामाद था। कौन, शुजाउद्दीन जो शासक बना था वो मुर्शिद कुली खां का दामाद था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सिराजुद्दौला। कुछ इंपॉर्टेंट शासक के बारे में देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। 1756 से 1757 ईस्वी के मध्य सिराजुद्दौला ने शासन किया था और इनके समय की जो मुख्य घटना थी वो क्या थी, पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था, 23 जून 1757 ईस्वी को। 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी का युद्ध लड़ा गया। 23 जून 1757 को किस किस के मध्य लड़ा गया था, सिराजुद्दौला वर्सेज अंग्रेज। अंग्रेज की तरफ से जो था वो रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है, और विजय कौन हुए थे, अंग्रेज। सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गए थे और अंग्रेजों की विजय हुई थी। किस युद्ध में, पलासी के युद्ध में। कब लड़ा गया था, 23 जून 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे ब्लैक होल। ब्लैक होल की घटना आपने पढ़ी होगी, इसके बारे में जान लेते हैं। ब्लैक होल की जो घटना थी वो कब हुई थी, 20 जून 1756 ईस्वी को ब्लैक होल की घटना हुई थी। ब्लैक होल ट्रेजेडी 20 जून 1756 ईस्वी को। काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ब्लैक होल की घटना कब घटित हुई थी, तो 20 जून 1756 आपका राइट आंसर होगा। क्या हुआ था इस घटना में, एक अंग्रेज अधिकारी, क्या नाम था उनका, जे होलवेल, उन्होंने बताया कि 20 जून 1756 की रात में 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फुट लंबी कोठरी में बंद कर दिया गया, जिसमें से 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे और इसे इतिहास में ब्लैक होल त्रासदी या ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। यानी कि कोठरी थी 18 फुट लंबी, उसमें 146 जो अंग्रेज बंदी थे उनको बंद कर दिया गया था और उनमें से मात्र 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे, यानी कि 123 व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और इसी घटना को ब्लैक होल त्रासदी या ब्लैक होल की घटना कहा जाता है, 20 जून 1756 को। अब बात करेंगे बक्सर के युद्ध की। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध, पलासी का युद्ध एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इनकी सन पूछ ली जाती है तो इनको ध्यान रखना है। तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। इसकी बात की जाए तो एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरी तरफ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम, ठीक है। एक तरफ तो अंग्रेज थे, दूसरी तरफ की बात की जाए तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, इसके साथ नवाब शुजाउद्दौला था और बंगाल का जो नवाब था वो मीर कासिम था। तीनों थे एक तरफ अंग्रेज थे। इसमें इनकी हार हो गई थी और अंग्रेज इसमें जीत गए थे। किस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में। कब लड़ा गया था, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। क्लियर। आगे देखेंगे मैसूर के बारे में देखेंगे, ठीक है। मैसूर में दो ही मुख्य शासक हुए थे, हैदर अली और दूसरा था की बात आगे करेंगे। पहले बात करते हैं हैदर अली के बारे में। हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। हैदर अली ने अपनी सेना को पाश्चात्य सैन्य प्रशिक्षण दिया एवं अंग्रेजों को प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध में पराजित किया था। तो प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था वो हैदर अली के नेतृत्व में लड़ा गया था और उन्होंने जो अपनी सेना थी
उनको इस तरह का प्रशिक्षण दिया था, इस तरह की ट्रेनिंग दी थी कि उन्होंने अंग्रेजों को परास्त कर दिया था। अब बात करेंगे इन आंग्ला मैसूर युद्ध के बारे में, ठीक है, सारणी के माध्यम से देखेंगे, इनसे क्वेश्चन बन जाता है। पहले की बात करें तो प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध जो लड़ा गया था वो 1767 से 1769 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था। इसमें मैसूर का जो शासक था वो कौन था? हैदर अली। मैसूर की तरफ से जो नेतृत्व किया था हैदर अली ने किया था। और इसमें बंगाल का जो गवर्नर था वो कौन था? लॉर्ड वेरेलस्ट। वेरेलस्ट जो था वो बंगाल का गवर्नर था। और इसमें जो संधि हुई थी वो मद्रास की संधि हुई थी। कब हुई थी मद्रास की संधि? 1769 में, 1769 में मद्रास की संधि हुई थी। इस युद्ध के परिणाम की बात की जाए तो हैदर अली ने दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था, यानी कि हैदर अली की इसमें विजय हुई थी। और दक्षिण भारत का एक ही शासक था जो अंग्रेजों से कभी हारा नहीं था। ठीक है, दूसरा देखेंगे द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? 1780 से 1784 ईस्वी के मध्य। और इसमें भी मैसूर का जो शासक था वो कौन था? हैदर अली। और बंगाल का जो गवर्नर था वो कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। संधि की बात की जाए तो मंगलोर की संधि हुई थी इसमें, और एक कब हुई थी? 1784 में, 1784 में मंगलोर की संधि हुई थी। परिणाम की बात की जाए तो हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जो शासक आया था वो कौन था? टीपू सुल्तान। तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध की बात करें हम तो तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध 1790 ईस्वी से 1792 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था। और जो मैसूर का जो शासक था वो कौन बन गया था? भी टीपू सुल्तान। और इसमें जो बंगाल का गवर्नर था वो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस था जो बंगाल का गवर्नर था। इसमें जो संधि हुई थी तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध में जो संधि हुई थी वो कौन सी हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। कब हुई थी? 1792 ईस्वी में। और इसमें टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर पड़ गई थी, यानी कि वो बहुत बुरी तरीके से थक चुका था और इसमें उनकी सैनिक काफ़ी मारे गए थे। इस वजह से उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ही कमज़ोर पड़ गई थी। इसके बाद हुआ था चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध 1799 में। और इसमें भी मैसूर का शासक कौन था? टीपू सुल्तान। और जो बंगाल का गवर्नर था वो कौन हो गया था? लॉर्ड वेलेजली। और इसमें जो सहायक संधि हुई थी वो मैसूर की सहायक संधि हुई थी। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। क्लियर? इस सारणी को अच्छे से देखना है। इस सारणी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। आपसे मैसूर का शासक पूछ लिया जा सकता है द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध में मैसूर का शासक कौन था, या बंगाल का गवर्नर कौन था, तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, या फिर मंगलोर की संधि कब हुई थी। इस सारणी में ही आपके काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 1857 की क्रांति के बारे में जानेंगे हम। 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 1857 का विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। किसने दी है? वीर सावरकर जी ने। तो 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किन्होंने दी थी? वीर सावरकर जी ने। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन सा था? 1857 की क्रांति। ठीक है, आगे देखेंगे 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस के मुद्दे पर 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI बैरकपुर छावनी बंगाल में थी में मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया, जिन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। यानी कि 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले प्रथम जो व्यक्ति थे वो कौन थे? मंगल पांडे जी। इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। क्लियर? 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हो गई। कब हो गई? 10 मई 1857 की क्रांति जो थी वो 10 मई से इसकी शुरुआत हो गई थी। तो क्या एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि 1857 की जो क्रांति थी उसकी शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 को। इसकी जो क्रांति की जो नियत तिथि जो निर्धारित कर रखी थी वो तो 31 मई 1857 कर रखी थी, लेकिन 10 मई को ही ये शुरू हो गई थी। 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। जबकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टर्न, लेबर पार्टी का था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना। तो प्रधानमंत्री तो था पामस्टर्न
और जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। क्रांति के प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो कमल का फूल और रोटी क्रांति के प्रतीक चिन्ह थे। 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या थे? तो कमल का फूल और रोटी। और बताया था मैंने आपको क्रांति की नियत तिथि क्या थी? 31 मई 1857 को निर्धारित की गई थी, लेकिन 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे देखेंगे 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र। इन केंद्र के बारे में जानेंगे कि कौन से केंद्र पर नेतृत्व का कौन था, अंग्रेज अधिकारी कौन था, कब हुआ था, और उसमें थोड़ा बहुत और भी जानेंगे क्या क्या हुआ था। ठीक है, पहले बात करेंगे हम दिल्ली के बारे में। दिल्ली में जो क्रांति का नेतृत्व करता था वो कौन था? बहादुर शाह जफर और बख्त खां। अंग्रेज अधिकारी की बात की जाए तो अंग्रेज अधिकारी कौन थे? निकलसन व हडसन। इस क्रांति को दबाने का जो श्रेय जाता है अंग्रेजों की तरफ से वो निकलसन व हडसन को जाता है। और ये विद्रोह कब हुआ था? 11 व 12 मई 1857 को। क्लियर? निकलसन इस युद्ध में मारे गए थे, जबकि बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया गया था और इनको रंगून भेज दिया गया था और वहां इसकी मृत्यु हो गई थी, बहादुर शाह जफर की। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि 1857 की क्रांति में दिल्ली से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां द्वारा किया गया था। अंग्रेज अधिकारी कौन थे? निकलसन व हडसन। कब हुआ था यह विद्रोह? 11 व 12 मई 1857 को। ठीक है, अब बात करेंगे अवध की क्रांति, अवध या लखनऊ की। इस क्रांति का नेतृत्व करता कौन था? बेगम हजरत महल, जिसको महक परी के नाम से भी जाना जाता है। बेगम हजरत महल अवध जो लखनऊ है उसका क्रांति का नेतृत्व करता थी। अंग्रेज अधिकारी की बात करें तो कोलिन कैंपबेल। अंग्रेज अधिकारी कौन था? कोलिन कैंपबेल था, यानी कि विपक्ष में इसको दबाने के लिए। और ये विद्रोह कब हुआ था? 4 जून 1857 को। तो अवध की क्रांति की बात की जाए, अवध में विद्रोह कब हुआ था? 4 जून 1857 को। अवध की क्रांति में जन विद्रोह का रूप धारण कर लिया था, यानी कि जनता भड़क चुकी थी और एक बहुत ही बड़ा आक्रोश जनता में पैदा हो गया था। क्लियर? तो अवध जो लखनऊ है उसकी क्रांति का जो नेतृत्व करता हुआ कौन था? बेगम हजरत महल। अंग्रेज अधिकारी की बात की जाए तो कोलिन कैंपबेल। और यह विद्रोह कब हुआ था? 4 जून 1857 को। यहां तक क्लियर है? आगे देखेंगे बंगाल आर्मी में सर्वाधिक सैनिक जो थे वो अवध के होते थे, इसलिए अवध बंगाल आर्मी की नर्सरी कहा कहलाता था। यानी कि जो बंगाल जो आर्मी थी उसमें जो सर्वाधिक सैनिक थे वो कहाँ के थे? अवध के थे, अवध या लखनऊ के थे। और इसलिए जो अवध की जो बंगाल अवध है उसे बंगाल आर्मी की नर्सरी भी कहा जाता है। बेगम हजरत महल नेपाल चली गई थी। इस विद्रोह के बाद में बेगम हजरत महल थी वो नेपाल चली गई थी और इस विद्रोह को दबा दिया गया था। ठीक है, अब बात करेंगे कानपुर के। कानपुर के जो विद्रोह हुआ था उसमें नेतृत्व करता कौन था? नाना साहब, जिसको क्या बोला जाता था? धोंदू पंथ। नाना साहब थे, वो कानपुर के क्रांति के जो नेतृत्व करता थे। और तात्या टोपे थे, इसके साथ ही इनको क्या कहा जाता था? रामचंद्र पांडुरंग। इनका मुख्य नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। मेन नाम इनका रामचंद्र पांडुरंग था और तात्या टोपे इनको बोलते थे। तो इस क्रांति का नेतृत्व करता नाना साहब और तात्या टोपे थे। अंग्रेज अधिकारी की बात की जाए तो अंग्रेज अधिकारी कौन था? कैंपबेल। कैंपबेल कानपुर क्रांति का अंग्रेज अधिकारी था। और यह विद्रोह कब हुआ था? यह विद्रोह हुआ था 5 जून 1857 ईस्वी को। क्लियर? अब बात करेंगे झांसी। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। तो नेतृत्व करता कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। और तात्या टोपे भी इनका साथ दिया था। और अंग्रेज जो अधिकारी था वो कौन था? हयूरोज। हयूरोज अंग्रेज अधिकारी था। और झांसी के जो क्रांति का नेतृत्व करता था वो कौन था? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जी। और ये विद्रोह कब लड़ा गया था? जून 1857 में ये विद्रोह हो गया था। और रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी और सिंधियों ने अंग्रेजों का साथ इसमें दिया था। जो सिंधिया थे वो अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे, धोखा किया था। ठीक है, इसी वजह से रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा गया है, हीरोज ने क्या कथन कहा है कि भारतीय क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द कौन थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। वो जब युद्ध करके गिर गई थी उस समय जो उन्होंने देखा था हीरोज ने, उन्होंने कहा था
कि भारतीय क्रांतिकारियों में जो एकमात्र मर्द मुझे दिखाई देती है वो कौन दिखाई देती है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इसके बारे में इन्होंने एक कथन, बहुत फेमस कथन है इनका। और कैनिंग का कथन क्या था कि सिंधिया अगर क्रांति में शामिल हो जाते तो हमें भारत से जाना पड़ता। कैनिंग ने कहा था कि अगर सिंधिया क्रांतिकारी यानी कि अपने रानी लक्ष्मीबाई की तरफ से अगर हो जाते तो हमको भारत छोड़कर उसी वक्त जाना पड़ता था। यह कथन किसका है? कैनिंग का था। और हीरोज ने क्या कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में एकमात्र जो मर्द है, किसके लिए कहा था? वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे जगदीशपुर बिहार की क्रांति के बारे में। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? कुंवर सिंह। अंग्रेज अधिकारी कौन था? विलियम टेलर। और इस जो विद्रोह हुआ था वो अगस्त में हुआ था, अगस्त 1857 में बिहार के जगदीशपुर में ये विद्रोह हुआ था। क्लियर। अब कुछ और देख लेते हैं। फैजाबाद का जो विद्रोह हुआ था उसमें मौलवी अहमदुल्ला था और अंग्रेज अधिकारी कौन था? रेनल्ड। बरेली में जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्वकर्ता खान बहादुर खां था और अंग्रेज अधिकारी कौन था? विसेंट आयर। इलाहाबाद की बात की जाए तो इलाहाबाद में लियाकत अली का नेतृत्व में की गई थी क्रांति और अंग्रेज अधिकारी कौन था? कर्नल नील। और फतेहाबाद में जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्वकर्ता कौन था? अजी मुल्ला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रांति थी जो मैंने आपको बता दी। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? अंग्रेज अधिकारी कौन थे? और इसका विद्रोह कब हुआ था? और कुछ इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें बनती थी उनको भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब बात करेंगे हम अधिनियम, कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में। इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में क्या क्या हुआ था उसके बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें ही देखेंगे। बंगाल का प्रशासक बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया, यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का पहले प्रशासक कहलाता था वो अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया। ठीक है, इसी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसे मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे को बनाया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे, वो कौन थे? एलिजा एम्पे। काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। क्लियर। अब बात करेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। गवर्नर जनरल के अधिकारियों में विस्तार हुआ। कंपनी के मामलों तथा उसके बाहर के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। क्लियर। आगे देखेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। कंपनी का भारत में व्यापार करने का अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। तो किस अधिनियम के तहत कंपनी का भारत में व्यापार करने का जो समय बढ़ाया था वो 1793 के चार्टर्ड एक्ट अधिनियम के तहत बढ़ाया था। गवर्नर जनरल का बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी पर भी प्राधिकार हो गया था, यानी कि उनका जो पावर थी वो अब बंबई और मद्रास तक चली गई थी गवर्नर जनरल की। ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट, इसके बारे में जानेंगे कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। केवल चीन के साथ वो भी चाय के व्यापार की छूट दी गई थी। तो कंपनी के व्यापारिक जो अधिकार दिए गए थे कंपनी को, उसको समाप्त कर दिया गया था। इसमें सिर्फ और सिर्फ चाय को, वो भी चीन के साथ जो व्यापार होता था चाय का, उसी में ही इनको छूट दी गई थी। ठीक है। 1833 का चार्टर्ड एक्ट, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बनता है इससे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? तो 1833 का चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया था, पूर्णतः समाप्त हो गया और कंपनी को केवल राजनीतिक अधिकार थे। ठीक है, तो कंपनी का जो एकाधिकार था उसको कंप्लीट समाप्त हो गया था। ठीक है, 20 वर्ष की छूट दी गई थी, उसके बाद में ये
अभी कंप्लीट समाप्त हो गया है। ठीक है, इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण धारा कौन सी थी? 87 थी, जिसके द्वारा जाति वर्ण के आधार पर सरकारी पदों पर चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया था। तो 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट था उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया और कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। और इस अधिनियम में जो सबसे महत्वपूर्ण धारा थी वो 87 थी। उस 87 धारा में क्या था कि जाति वर्ण के आधार पर सरकारी पदों में जो चयन में भेदभाव होता था उसमें उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे 1858 का भारत सरकार अधिनियम। भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था। इस अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल का पद अब भारत का वायसराय कहलाने लगा। 1858 का भारत सरकार जो अधिनियम था उस अधिनियम के अंतर्गत भारत का जो गवर्नर जनरल था वो अब क्या हो गया था? भारत का वायसराय हो गया था। ठीक है, और समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए थे। क्लियर? अब बात करेंगे 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में अब भारतीय भी शामिल किए जा सकते हैं। पहले भारतीय शामिल नहीं होते थे, अंग्रेज अधिकारी या अंग्रेजी लोग ही शामिल होते थे, लेकिन अब 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम आया था उसके तहत जो जनरल की विधायी परिषद थी उसमें अब भारतीय लोगों को भी शामिल किया जाने लगा था। परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी, जिसके अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली का सूत्रपात किया। इसी से ही मंत्रिमंडलीय प्रणाली का जन्म हुआ था। तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कैनिंग जी को माना जाता है। क्लियर? आगे देखेंगे 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। परिषद के सदस्य बजट पर विचार प्रकट कर सकते थे, परंतु उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। मतलब कि आधा ही काम दे रखा था अभी तक कि परिषद के जो सदस्य थे वो जो बजट आता था उस पर विचार कर सकते थे, अपने मत रख सकते थे, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। और इस अधिनियम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रावधान चुनाव पद्धति का सूत्रपात होना था। तो चुनाव पद्धति का जो शुरुआत होनी थी 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम के अंतर्गत। क्लियर? आगे देखेंगे 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है? 1909 का भारतीय परिषद एक्ट या अधिनियम। केंद्रीय काउंसिल में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था शुरू की गई थी। आगे देखेंगे 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो 1909 वाले को, और 1919 का भारत सरकार जो अधिनियम है उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय कार्यों की देखभाल के लिए भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू हो गई थी और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी। तो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत शुरू हो गई थी। ठीक है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1935 भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत हुई। संघीय न्यायालय का प्रावधान, रिजर्व बैंक की स्थापना, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, और भारत से बर्मा को अलग भी इसी एक्ट के तहत किया गया था। और प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त व केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली चालू। 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू हुई थी, लेकिन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त हो गई थी और केंद्र में ये शुरू हो गई थी। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी एमटीएस में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, ब्लैक होल
की घटना कब घटित हुई, कब हुई। ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ब्लैक होल की घटना कब हुई। ऑप्शन देखेंगे, ए है 20 जून 1757, बी है 21 जून 1756, ठीक है, सी है 20 जून 1757 और डी है, सॉरी 56 लगाओ इसको ना, 56 और डी आपका आएगा 21 जून 1758। ठीक है, ब्लैक होल की घटना कब हुई थी। 4 ऑप्शन है आपके पास में, आप देखिए कौन सा आंसर सही होगा। तो 20 जून 1756 यानी कि ऑप्शन आपका सी आपका राइट आंसर होगा। 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी, जिसमें 146 लोगों को 18 फीट लंबी कोठरी के अंदर बंद कर दिया गया था अंग्रेजों को। उनमें से 23 ही व्यक्ति जिंदा बचे थे, बाकी 123 व्यक्ति मारे गए थे। इस घटना को ब्लैक होल या ब्लैक ट्रेजेडी के नाम से, ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। अब आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध में मैसूर का शासक कौन था। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध में मैसूर का शासक पूछा गया है। मैसूर का शासक कौन था। ठीक है, प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध में मैसूर का शासक कौन था। 2 ही ऑप्शन देता हूं आपको मैं, हैदर अली या टीपू सुल्तान। बताइए ए या बी। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध में मैसूर का शासक कौन था। टीपू सुल्तान, हैदर अली या टीपू सुल्तान। क्या होगा, हैदर अली आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह में के विद्रोह को, है ना, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी। ऑप्शन देखेंगे, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह, वीर सावरकर, और तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी। तो क्या होगा राइट आंसर, बताइए। ऑप्शन सी वीर सावरकर जी। वीर सावरकर जी ने
1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। ठीक है। चौथा नंबर का देखेंगे, 1857 की क्रांति काफी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? ए है दिल्ली, बी है नसीराबाद, सी है अवध या लखनऊ, है ना, अवध, और डी होगा आपका इसमें कानपुर, है ना, कानपुर। आंसर, और ई ऑप्शन और देता हूं मैं आपको, मेरठ। 5 ऑप्शन दिए हैं कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, बताइए। ई ऑप्शन मेरठ से। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? मेरठ से हुई थी। ठीक है। आगे देखेंगे, बंगाल आर्मी में 1857 क्रांति के बारे में बात कर रहे हैं। बंगाल आर्मी में सर्वाधिक सैनिक कहाँ के थे? दिल्ली, अवध, कानपुर और नसीराबाद। बंगाल आर्मी यानी 1857 क्रांति में बंगाल आर्मी में जो सर्वाधिक सैनिक थे वो कहाँ के थे? अवध के थे। ठीक है। आपका आंसर क्या होगा? अवध। अवध के जो सैनिक थे वो बंगाल आर्मी में सर्वाधिक थे। ठीक है। आगे देखेंगे, छह नंबर देखेंगे, किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन, किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? शासन प्रणाली का आरंभ हुआ। किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ हुआ? ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, ए 1935 का भारत सरकार अधिनियम, बी है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, सी है 1919 का, 1935 का, 1909 का और 1858 का। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ या आरंभ हुई थी? तो भारत 1935 का भारत सरकार अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड
चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? सुधार, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, बी में 1935 का भारत सरकार अधिनियम, सी में आपका 1858 का है और डी में आपका 1909 का है। ठीक है, तो चार ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। 1919 का भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रणाली या अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अवध की क्रांति का नेतृत्व, क्रांति का नेतृत्व किसने किया? अवध की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ए है बेगम हजरत महल, बी है तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, नाना साहिब, नाना साहिब, और डी है बहादुर शाह जफर। अवध की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्लासी का युद्ध, बहुत एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? ए है 22 जून 1757, बी है 23 जून 1757, सी है 22 जून 1857 और डी है 23 जून 1857। प्लासी का युद्ध कब हुआ था बताइए? 23 जून 1757 को। इस प्रकार से ही ऑप्शन आएंगे कंफ्यूज करने वाले, लेकिन याद रखना है 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अठारह की क्रांति में शहीद, 1857 क्रांति में शहीद होने वाले, है ना, शहीद होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति, ऑप्शन है तात्या टोपे, मंगल पांडे, ये है तात्या टोपे, बी है मंगल पांडे, सी आपका ऑप्शन आ जाएगा रानी लक्ष्मीबाई और डी है आपका बहादुर शाह जफर।
क्या होगा? 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले पहले व्यक्ति तो कौन थे? मंगल पांडे जी। 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी थी। 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी थी। किनको? मंगल पांडे को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अठारह की क्रांति के समय क्रांति समय भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, वेलेजली, वॉरेन हेस्टिंग्स, वेलेजली, लॉर्ड कैनिंग और कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो 1857 क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आगे देखेंगे। मंगलोर की संधि कब हुई? मंगलोर की संधि कब हुई थी? कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं। ए है 1784, बी है 1785, सी है 1791 और डी है 1799। मंगलोर की संधि कब हुई थी? किस किस के बीच हुई थी? टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संधि हुई थी और 1784 में हुई थी। ठीक है, टीपू सुल्तान वर्सेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सत्रह सौ चौरासी में मंगलोर की संधि हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और टीपू सुल्तान के मध्य में। ठीक है, आगे देखेंगे। अठारह की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल का फूल एंड रोटी। ठीक है, इजी है लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कमल का फूल और रोटी 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। नेक्स्ट देखेंगे, 14 नंबर देखेंगे। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति की निश्चित तिथि थी, मतलब तारीख निश्चित कर दी गई थी लेकिन वो पहले शुरुआत हो गई थी उसकी। क्या थी? ऑप्शन है 31 मई 1857, बी है आपका 31 मई 1857, सी है 21 मई 1857 और डी है 10 मई 1857। 1857 की क्रांति की निश्चित तिथि क्या थी? 31 मई 1857। ठीक है, 31 मई 1857 क्रांति की निश्चित तिथि थी, लेकिन 21 दिन पहले इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे।
कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? आंसर ही बता देता हूं, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछे जाते हैं, वो आपको करवा दिए गए हैं, उनको आप अच्छे से देखना है। पहले थ्योरी का पार्ट देखना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन भी देखने हैं, ठीक है। इस प्रकार से ही एसएससी क्वेश्चन पूछता है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बता देता हूं, जिनको पढ़ने के बाद आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे, तीनों बुक्स एसके बुक्स पब्लिकेशन की हैं। पहले की बात करें तो एसएससी द्वारा आयोजित मल्टीटास्किंग, एसएससी द्वारा जो आयोजित एमटीएस की जो भर्ती होती है, मल्टीटास्किंग गैर तकनीकी स्टाफ एम हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए ये गाइड है, स्पेशल उसी के लिए इसको बना रखा है। इस गाइड में आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। इसके अंदर आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अनुसार जो सामान्य जीके का पार्ट आता है, गणित का आता है, इंग्लिश का आता है और रीजनिंग का आता है, वो जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार इसमें मैटर उपलब्ध करवा रखा है। एसएससी एमटीएस 2011 से लेके अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से इसमें मैटर उपलब्ध करवा रखा है। बात की जाए सभी प्रश्नों की व्याख्या की, तो सभी प्रश्नों की व्याख्या आपको मिलेगी इसमें क्यूआर कोड दे रखा है। आप अपने मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और कंप्लीट उसका पीडीएफ के माध्यम से उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी के लिए इस बुक को जरूर प्रेफरेंस करें, ये बहुत शानदार बुक है। बात की जाए सामान्य ज्ञान के लिए, तो सामान्य ज्ञान के लिए बात की जाए तो एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए ये गाइड स्पेशल बनाई गई है। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है वो भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। एसएससी जीडी व एमटीएस के 2011 से लेके अब तक के प्रश्नों, जितने भी प्रश्न आए हैं उन प्रश्नों का चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज मैटर इसमें उपलब्ध करवा रखा है। एसएससी जीडी व एमटीएस की परीक्षाओं में जो जीके यानी कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं, उन्हीं के ही स्तर की अन्य परीक्षाओं के प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एसएससी की पुरानी एमसीक्यू व नई टीसीएस एमसीक्यू के प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है। और सभी प्रश्नों की, जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का आंसर के साथ साथ उनका एक्सप्लेनेशन, उनका संपूर्ण जो व्याख्या है, उनकी एक्सप्लेनेशन है, वो भी इसमें डाल रखी है, ठीक है। और इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार बनाया गया है, तो इसको आप जरूर ऐड किए अपने तैयारी में। बात की जाए सामान्य ज्ञान के अलावा, सामान्य ज्ञान को आप मजबूत करने के लिए सामान्य ज्ञान वृत्त के नाम से ये बुक है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही शानदार बुक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आप जितने भी भर्ती आप देखते हो, चाहे रेलवे की हो, एसएससी की हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की जो भी भर्तियाँ होती है, चाहे टीचिंग की हो, चाहे किसी भी महकमे में कोई भी वैकेंसी आती हो, उसमें जीके का पार्ट तो आता ही है, उसके अकॉर्डिंग ही इसमें जीके का पार्ट डाल रखा है। यानी कि सामान्य ज्ञान का अगर आपको मजबूत पकड़ बनानी है तो इस बुक से बेस्ट कोई बुक आपको नहीं मिलेगी। इसके अंदर आपको टॉपिक वाइज, टाइप वाइज बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाया गया है, बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया है। लैंग्वेज इसकी बिल्कुल सरल है, जो आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा और आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। ये सभी बुक्स आपको नज़दीकी बुक स्टोर पर भी मिल जाएगी, और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम एसएससी, एमटीएस व अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।